कृषि अर्थव्यवस्था। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करने के पश्चात ये ज्ञात होता है कि कृषि बेहतर अवस्था में थी। भारत की भूमि उपजाऊ थी। इस बात की पुष्टि इब्न बतूता के द्वारा की गई है। बड़ी संख्या में पशुधन उपलब्ध थे। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पशुओं पर एक अतिरिक्त चराई कर लगाया था। अतः पशुओं के गोबर का उपयोग बड़े पैमाने पर खाद के रूप में होता रहा होगा। पूर्वी भारत तथा दक्षिणी भारत का क्षेत्र चावल एवं गन्ना उत्पादन में आगे था। उत्तरी भारत में गेहूँ, तिलहन, कपास आदि का उत्पादन होता था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में एक अधिकारी ठक्कर फेरू 25 प्रकार के फसलों की चर्चा करता है। इस काल में सिंचाई की तकनीकी में सकिया का प्रयोग होता था। फिरोज शाह तुगलक ने नहर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में कृषि उत्पादन में प्रगति हुई तथा खरीफ के अतिरिक्त रबी फसल भी होने लगी। तुर्कों के आगमन ने कृषि संबंधों में किस तरह के परिवर्तन लाए, इसकी सूचना प्राप्त करने के लिए ग्रामीण समूहों द्वारा दृष्टिपात करना आवश्यक है। बर्नी लिखता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों के कई स्तर थे। ऊपर के स्तर पर खुद मुकद्दम चौधरी जैसे एक संपन्न ग्रामीण कृषक थे। वे भूमि के जोतदारों के साथ साथ ग्रामीण जमींदार भी थे तथा भू राजस्व की वसूली से संबंध थे। बर्नी इसकी संपन्नता का जिक्र करते हुए कहता है कि ये ईरानी या अरबी घोड़े पर चलते थे तथा बेशकीमती वस्त्र धारण करते थे। इनके निचले छोटे किसान थे। इन्हें बलाहार कहा गया है। संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किसानों के कई अन्य स्तरों की भी सूचना मिलती है, यथा स्वामी कृषक, बटाईदार या कृषक मजदूर आदि। उस काल में भूमि की बहुतायत थी। जोत की भूमि की कमी नहीं थी। किसानों का आर्थिक स्तर समान था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की राशि कुल उत्पादन 50% निर्धारित कर दी। फिर भी कृषक विद्रोह नहीं हुआ। यह तथ्य दर्शाता है किसानों की स्थिति अच्छी रही होगी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि उनकी स्थिति बेहतर थी, क्योंकि उन्हें अपने अधिशेष के बड़े भाग से वंचित होना पड़ता था। भारत में तुर्कों के आगमन को ग्रामीण क्रांति की संज्ञा इस रूप में दी गई कि राज्यों ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त किया। परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में सुधार हुआ, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात होता है कि कृषक हिंदू कुलीन वर्ग की जकड़ से मुक्त होकर मुस्लिम कुलीन वर्ग की जकड़ में आ गए तथा ग्रामीण क्षेत्र में अधिशेष का हस्तांतर नगरीय क्षेत्र में मुस्लिम कुलीन वर्ग के उपयोग के लिए होने लगा। दूसरी तरफ कर की बढ़ी हुई राशि दर्शाती है कि भू राजस्व सुधार का लाभ कृषकों को प्राप्त नहीं हुआ तथा कृषकों के मूल्य पर राज्य ही लाभान्वित होता रहा। यही वजह है कि ऐसा माना जाता है कि सल्तनत काल में भी ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन भारत ही परिवर्तित रूप में चलता रहा। शिल्प तथा उद्योग में तुर्कों के साथ भारत के कुछ नवीन शिल्पों का आगमन हुआ। इन शिल्पों का उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। उदाहरण के लिए मोहम्मद गौरी के काल में भारत में धुनकी का आरंभ हो गया। इसके माध्यम से रुई को साफ करना आसान हो गया। जैसा कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ फुतह उल सलातीन हमें सूचित करता है कि इस काल में चरखा का प्रचलन आरंभ हो गया था। चरखे के प्रचलन के साथ सूत की कताई में 6 गुनी वृद्धि हो गई। उसी प्रकार मिफ्ताह उल फुजात नामक ग्रंथ से करघे के उपयोग की सूचना मिलती है। इसके कारण वस्त्रों की बुनाई को प्रोत्साहन मिला। इस काल में कागज एवं जल्दसाजी का प्रयोग भी आरंभ हुआ। कागज का प्रचलन सर्वप्रथम गुजरात में आरंभ हुआ था। तुर्की लोग अपने साथ निर्माण की एक नवीन तकनीकी लेकर आए थे। इस काल में विनिर्माण कार्य मेहराब तथा गुंबद की तकनीकी पर आधारित था। फिर इस काल में पत्थरों को जोड़ने के लिए गारे के रूप में चूने और जिप्सम का प्रयोग भी आरंभ हुआ। इसके कारण विनिर्माण कार्य
को प्रोत्साहन मिला। बर्नी यह सूचित करता है कि अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत 70,000 कारीगर विनिर्माण कार्य से संबंध थे। इस काल में आसवन विधि के प्रयोग की भी सूचना मिलती है। इसके कारण बेहतर किस्म की शराब बनाया जाना संभव हुआ। फिर सल्तनत काल में ही बंगाल में मलबरी रेशम का उत्पादन आरंभ हुआ। नवीन तकनीकी से ने उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। फिर नए उत्पादन केंद्रों का विकास हुआ। बंगाल मलमल एवं रेशम उत्पादन का केंद्र था। देवगिरी भी रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता था। फिर बंगाल सूती वस्त्र उत्पादन का भी केंद्र था। गुजरात के विभिन्न स्थलों पर भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। मेरठ और अलीगढ़ अंगूरी शराब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में पश्चिम एशिया के प्रभाव में कालीन निर्माण तकनीकी भी विकसित हुई। दिल्ली सल्तनत का कारखाना, सामान्यतः कारखाना का शाब्दिक अर्थ होता है उत्पादन केंद्र, जहाँ जनसामान्य के द्वारा उत्पादन किया जाता था। यह उत्पादन बहुतायत में होता था। उत्पादन का उद्देश्य जनसामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता, किंतु सल्तनत काल में कारखाना शब्द दूसरा अर्थ लिया जाता। सल्तनत काल में कारखाना जनसामान्य के उत्पादन के लिए नहीं बल्कि शाही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता था। सामान्य रूप से कारखाने के अंतर्गत केवल उत्पादन केंद्र ही शामिल किया जाता था। लेकिन सल्तनत काल में कारखाना के अंतर्गत उत्पादन केंद्र की शाही के अलावा शाही घुड़सवार, हाथी चार तथा शाही पड़ाव आदि सभी को भी शामिल किया जाता था। इस प्रकार सल्तनत काल में कारखाना की अवधारणा ज़्यादा व्यापक थी। सल्तनत काल में कारखाना का व्यापक विकास अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत देखा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई गई थी, परंतु जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के बाजारों का प्रावधान था। प्रथम प्रकार के बाजार में अनाजों का व्यापार होता था, जबकि दूसरे प्रकार के बाजार में कपड़ों और अन्य सामग्रियों का। कपड़ों के अंतर्गत साधारण और बेशकीमती दोनों प्रकार के कपड़े शामिल थे। बाजार में बेशकीमती कपड़ों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए बाहर से कपड़ों का आयात किया जाता ही था। साथ ही सल्तनत कारखानों के द्वारा भी इसमें योगदान दिया गया था। इस प्रकार सल्तनत काल में कारखाना व्यवस्था शाही घरानों एवं उनके अमीरों के लिए उन शाही एवं गुणवत्ता युक्त वस्तुओं की आपूर्ति का साधन था, जो बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होती थी। सल्तनत काल में कारखाना के विकास का सबसे बड़ा कारण था बड़ी मात्रा में दासों की उपलब्धता। दासों के द्वारा ही कारखाना में उत्पादन किया जाता था। दासों की गुणवत्ता युक्त वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता था। हमें सूचना प्राप्त होती है कि फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत 36 कारखाने कार्यरत थे, जिसमें 12,000 दासों को लगाया जाता था। राजकीय कारखाना व्यवस्था में सल्तनत काल में उत्पादन का उच्च मानक विकसित हुआ। कारखाना व्यवस्था ने बाजार को प्रतिस्पर्धी बनाकर गुणवत्ता युक्त उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। वाणिज्य व्यापार को प्रेरित करने वाले कई कारक थे। एक लंबे काल के पश्चात फिर एक बार उत्तरी भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य एशिया के क्षेत्र में घनिष्ठ रूप से संबंध हो गया। सल्तनत के अंतर्गत कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई तथा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुआ। कुछ सुल्तानों के द्वारा मार्ग निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया। इस काल में एक लंबे काल के पश्चात मुद्रा, टंका, जीतल का प्रारंभ हुआ। इस काल में नवीन तकनीकी के आगमन के परिणाम स्वरूप कुछ नवीन उत्पादन केंद्रों का विकास हुआ। इस काल में कुछ नए अभिजात वर्ग के आगमन ने विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग बढ़ा दी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था ने भी अनाजों को मंडी कायम की तथा प्रेरित व्यापार को प्रोत्साहन दिया। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार। सल्तनत काल में हम 3 प्रकार की व्यापारिक संरचना देखते हैं। ग्रामीण एवं नगर के बीच विदेश व्यापार। इस काल में ग्रामीण तथा नगरीय व्यापार में मुख्य सामग्री अनाज तथा कच्चे माल थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के तहत इस व्यापार को प्रोत्साहन दिया। अब
कारवां व्यापारियों के द्वारा बड़ी मात्रा में अनाज नगरीय केंद्रों पर पहुंचाए जाते थे, अर्थात बड़ी मात्रा में ग्रामीण संसाधन नगरों और कस्बों में लाए गए, किंतु दूसरी तरफ नगरीय उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचे। नगर के बीच भी आंतरिक व्यापार की एक संरचना कायम थी। उदाहरण के लिए बंगाल में चीनी एवं सूती वस्त्र अन्य नगरीय केंद्रों पर भेजे जाते थे। मेरठ एवं अलीगढ़ की शराब दिल्ली पहुंचती। इस काल में विदेश व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। पश्चिम में भारत का संबंध पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में था। वहीं अरब में भारत का संबंध चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ था। गुजरात लाल सागर के माध्यम से पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ था। उसी प्रकार गुजरात का जुड़ाव फारस की खाड़ी से भी था। खंभात गुजरात का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सिंध में देवल भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में स्थापित था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीता तो विदेश व्यापार को और भी प्रोत्साहन मिला। बंगाल के बंदरगाहों का भी अपना अलग महत्व था। बंगाल का व्यापारिक जुड़ाव चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से था। इस काल में निर्यात की प्रमुख मदें दास, वस्त्र, मसाले, नील, अनाज आदि थे। मध्य एशिया को दास भेजे जाते थे, जबकि पश्चिम एशिया में नील और अनाजों का निर्यात किया जाता था। पश्चिम एशिया के क्षेत्र अनाजों के लिए भारत पर ही निर्भर थे। उसी प्रकार आयात के प्रमुख मद घोड़े थे। एक विदेशी विवरण के अनुसार लगभग 10,000 घोड़े का आयात भारत में किया जाता था। इसके अलावा पश्चिम एशिया से बेशकीमती वस्त्र मंगवाए जाते थे। साथ ही चांदी का भी आयात होता था। बार्थेमा एवं टॉम पायर्स जैसी विदेशी यात्रियों ने भी विकसित वाणिज्य व्यापार की सूचना दी है। इस काल में व्यापारिक मार्ग के रूप में स्थलीय और जलमार्ग दोनों प्रयुक्त होते थे। स्थलीय मार्ग के रूप में हिमालय की तलहटी, खैबर दर्रे, बोलन दर्रे के मार्ग प्रचलित थे। दूसरी तरफ जलमार्ग के रूप में हम लाल सागर, फारस की खाड़ी का विवरण पाते हैं। मध्य एशिया में व्यापार में खुरासानी व्यापारी सक्रिय थे, जो पश्चिम एशिया में व्यापार में मुल्तानी व्यापारी पश्चिम में, वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारियों की विशेष भूमिका थी। नगरीकरण में नगर क्रांति का शब्द का औचित्य था। मोहम्मद हबीब ने नगरीय क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार राजपूत शक्ति की पराजय के बाद नवस्थापित तुर्की शासक वर्ग के लोगों ने किलों तथा दुर्गों का दरवाजा निम्न श्रेणी के भारतीय शिल्पियों के लिए खोल दिया, जो पहले उनके लिए बंद थे। फिर चूंकि वे कुछ नवीन प्रकार के शिल्प लेकर आए, स्वाभाविक रूप से इन शिल्पियों के द्वारा जब इन नवीन शिल्पों को अपनाया गया तो उत्पादन को प्रोत्साहन मिला तथा नए उत्पादन केंद्रों का विकास हुआ। इसे मोहम्मद हबीब की नगरीय क्रांति का नाम दिया, जहां एक तुर्की शासन की स्थापना एवं नगरीकरण के विस्तार के बीच संबंध का प्रश्न है, तो इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत में तुर्की शासन की स्थापना ने आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन को जन्म दिया। तुर्कों के आगमन के साथ उत्पादन में नवीन शिल्पों का आगमन हुआ। इसके शिल्प विकास को भी बल मिला। उसी प्रकार वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र की ओर बड़ी मात्रा में संसाधनों का आगमन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कुछ नए नगर अस्तित्व में आए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था ने भी नगरीकरण के विस्तार को बल प्रदान किया है। फिर भी नगरीय क्रांति की अवधारणा उचित और तार्किक नहीं लगती है। यहाँ क्रांति शब्द के प्रयोग पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। इसके निम्नलिखित कारण है। प्रथम, नगरीकरण की प्रक्रिया एकाएक अथवा एक रूप नहीं है। दूसरे शब्दों में सभी क्षेत्रों में नगरों के निर्माण की समरूप प्रक्रिया नहीं दिखती है। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि तृतीय नगरीकरण की शुरुआत तुर्कों के आगमन से पहले ही हो चुकी थी। तुर्कों ने इस प्रक्रिया को महज प्रोत्साहन दिया। तीसरे, नगरीकरण के विस्तार की प्रक्रिया क्रमिक और दीर्घिकृत रही, जबकि क्रांति द्रुत परिवर्तन को रेखांकित करती है।
दिल्ली सल्तनत में नगरीय अर्थव्यवस्था विस्तार को बनाए रखने के लिए प्रमुख कारक। तृतीय नगरीकरण उस प्रक्रिया को जिसका आरंभ पूर्व मध्यकाल में हो चुका था, सल्तनत काल में और प्रोत्साहन मिला। सल्तनत कालीन साहित्यिक ग्रंथों से नगरों की सूचना प्राप्त होती यथा लाहौर, मुल्तान, अहिलवाड़ा, पाटन, लखनौती आदि। हालांकि मंगोल आक्रमण के कारण 13वीं सदी में लाहौर का पतन हुआ, किंतु 14वीं सदी में एक बार फिर लाहौर समृद्ध नगर के रूप में स्थापित हो गया। वस्तुतः राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक कारकों ने सल्तनत काल में नगरीय अर्थव्यवस्था के विस्तार को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया। भारत में तुर्की शासक वर्ग के लोग अल्पसंख्यक थे। अंततः सुरक्षा को ध्यान में रखकर कुछ खास क्षेत्रों में सैनिक शिविर स्थापित किए गए। जहां शासक वर्ग स्थापित थे उनके आसपास सैनिक शिविर स्थापित हुए। फिर शासक वर्ग की आवश्यकता के अनुकूल दूरस्थ क्षेत्रों में संसाधनों का आगमन हुआ और फिर देखते देखते ये नगर क्षेत्र के रूप में विकसित हो गए। दूसरे प्रशासनिक केंद्रों का विकास भी नगर के रूप में होने लगा है। उक्त मुख्यालय में भी शासक वर्ग के लोग थे तथा इसका विकास प्रशासनिक केंद्रों के रूप में हुआ। फिर वे भी नगर के रूप में स्थापित हो गए। तीसरे इस काल में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में बड़ी संख्या में विद्वानों, शिल्पकारों, लेखकों एवं कलाकारों का आगमन हुआ। परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। फिर सांस्कृतिक गतिविधियों के कुछ केंद्र भी नगर और कस्बे के रूप में विकसित हुए अथवा चतुर्थ सूफी खानकाह एवं सूफी संतों की दरगाह भी महत्वपूर्ण केंद्र हो गए। आगे इनका विकास भी नगरों के रूप में होने लगा। पाँचवां दिन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के तहत नगरीय जनसंख्या को अनाजों की आवश्यकता पूरी की। इसके कारण भी नगरीकरण का विस्तार हुआ। अंत में नगरों के निर्माण में कुछ सुल्तानों ने भी रुचि दिखाई। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्वी राजस्थान में झायन नगर स्थापित किए। आगे शहर ए नौबत के नाम से जाना गया। उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद अनेक नगरों की स्थापना की। इस तरह सल्तनत के अधीन नगरीकरण का विस्तार देखा गया। परंतु प्राचीन काल अथवा मुगल काल के विपरीत इस काल में अधिकांश नगर राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की उपज थे, आर्थिक गतिविधियों की नहीं। सल्तनत काल के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन। कृषि अर्थव्यवस्था में कुछ सुल्तानों के द्वारा कृषि भूमि का विस्तार किया गया। सिंचाई के नवीन तकनीकी सकिया का विकास, नहर सिंचाई की शुरुआत, खरीफ के साथ रबी को प्रोत्साहन मिला। नवीन फसल के रूप में अफीम और मेहंदी का प्रजनन आरंभ हुआ। नवीन कृषि शिल्पों का आगमन एवं नए उत्पादन केंद्रों का विकास हुआ। वाणिज्य व्यापार के विकास के लिए उचित माहौल का निर्माण हुआ। नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। तुर्की आक्रमण का भारतीय समाज पर प्रभाव। तुर्की आक्रमण का वैसे तो राजनीतिक परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा तथापि समाज, धर्म एवं संस्कृति पर भी इसके प्रभाव को काफ़ी हद तक महसूस किया गया। तुर्की आक्रमण के समय भारतीय समाज क्षैतिज रूप में विभाजित था। यहाँ भी व्यवस्था में स्थिति जाति सोपान समाज को समरस बनाने में सबसे बड़ी बाधा थी। किंतु मुसलमानों की सामाजिक व्यवस्था हिंदुओं से भिन्न थी। मुस्लिम समाज के अंदर भेदभाव हिंदुओं की तुलना में काफ़ी कम था। भारत विजय के पश्चात तुर्कों ने जिस राजनीतिक व्यवस्था का संगठन किया उसमें जाति के स्थान पर योग्यता पर बल दिया गया था, जिसकी वजह से समाज में फैले जाति तत्व की प्रधानता गाँव होने लगी। तुर्की प्रशासन के तहत मिलने वाले अवसरों के लाभ ने भी जाति व्यवस्था की रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन किया। तुर्की प्रशासनिक व्यवस्था में मुसलमानों को मिली वरीयता ने अनेक निम्न जातीय हिंदुओं को इस्लाम अनुयायी बनने की तरफ भी प्रेरित किया। यह शहरी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि इससे शहरों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। बावजूद इसके एक सामान्य ग्रामीण भारतीय की जीवन पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि ग्रामीण जीवन पहले ही
क्रमिक गति में चलता रहा। ग्रामीण क्षेत्र में पुरातन व्यवस्था चलती रही जिसमें वर्ण व्यवस्था की प्रभावी भूमिका थी, परंतु इस्लाम की तरफ से हिंदुओं को आकर्षित होने की वजह से जाति व्यवस्था और कठोर हो गई, क्योंकि इस्लाम की इस चुनौती से निपटने के लिए ब्राह्मणों ने धर्म के कर्मकांडी रूप में और अधिक बल देना प्रारंभ किया। पुरातन ग्रंथों पर नई टीकाएं लिखकर वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की गई ताकि हिंदू वर्ण व्यवस्था इस्लाम की चुनौती का सामना कर सके। तुर्की आक्रमण के प्रभाव में भारत में सांस्कृतिक विकास के युग का सूत्रपात होता है, जिसे स्थापत्य कला तथा सांस्कृतिक के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न नई रुचियों का आरंभ दिखता है। तुर्क लोग अपने साथ स्थापत्य की नई शैली लाए जो हिंदुओं के स्थापत्य कला से पर्याप्त भिन्नता रखते थे, किंतु तुर्कों ने भारतीय समाज में लंबे समय तक साथ रहने से एक समन्वित कला का विकास हुआ। तुर्कों के आगे आने के पश्चात भवन निर्माण में चूना निर्मित नए मसालों का प्रयोग बढ़ गया, जिससे भवन निर्माण में मजबूती आई। मुख्य इमारतों में गुम्बद तथा मेहराब का निर्माण और अपनी विजय को प्रदर्शित करने के लिए कुतुब मीनार की तरह विजय स्तंभ के निर्माण की प्रणाली का विकसित हुई। तुर्की शासन की स्थापना ने अनेक मदरसों की स्थापना हुई। फारसी तथा भारतीय भाषाओं के संयोग में हिंदवी जैसे भाषा का विकास हुआ। उसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में तुर्की हिंदू समन्वय से अनेक पृथक वाद्य यंत्रों रागों का विकास की स्थापना हुई। तुर्की शासन की स्थापना के पश्चात प्रशासनिक भाषा के रूप में फारसी भाषा को वरीयता मिली। जो प्रतिष्ठा पहले संस्कृत को प्राप्त थी, वही प्रतिष्ठा फारसी को दी जाने लगी। इस तरह हिंदुओं के रीति रिवाजों, खान पान, रहन सहन पर भी तुर्की प्रभाव महसूस किया गया है। सबसे बढ़कर इस्लाम तथा प्रचलित भारतीय धर्म विचार के समन्वय में भक्ति तथा सूफी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। भारत में तुर्कों की विजय का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में देखा गया। आमतौर पर माना जाता है कि तुर्की आक्रमण के पश्चात भारत में ऐसे सामाजिक आर्थिक शक्तियों का जन्म हुआ जो पूर्ववर्ती सामंतवादी प्रणाली में कहीं अधिक प्रगतिशील थी। नए शासक वर्ग में दस्तकारी के निर्माण में ज़्यादा रुचि दिखाई है। तुर्की शासन की स्थापना के पश्चात नई तकनीकी मुद्रा व्यवस्था के उदय तथा तत्रीन शहरीकरण की प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था को भारी प्रोत्साहन दिया। इस काल में भारत में शहरीकरण को भारी प्रोत्साहन मिला। इन शहरी क्षेत्रों ने अनेक दस्तकारी उत्पादों को बढ़ाने वाला प्रमुख कारण था। तुर्कों द्वारा अपने साथ लाई गई नवीन कृषि तकनीकी के रूप में तुर्कों द्वारा सिंचाई को नई प्रणाली सकिया का प्रयोग किया। यह गियर पर आधारित थी। इसमें खेती के लिए व्यापक सिंचाई की व्यवस्था सुलभ हो सकी। इसी तरह वस्त्र उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई, क्योंकि इन्हें अब कपास के लिए ओटाई, धुनाई, कताई की गई तकनीकी जैसे चरखों, करघों, धुनकी आदि का उपसहयोग प्राप्त हो रहा था। वस्त्रों की रंगाई तथा छपाई के लिए ठप्पा प्रणाली का विकास हुआ। कागज निर्माण तथा जल्दसाजी की एक नवीन तकनीकी थी जो तुर्कों द्वारा भारत में लाई गई। इसी तरह धातु शोधन तथा सैनिक अस्त्र शस्त्र के निर्माण में शहरी अर्थव्यवस्था को भारी प्रोत्साहन मिला। तुर्की आक्रमण के साथ हुए इन परिवर्तनों ने मुद्रा अर्थव्यवस्था के विनिर्माण में भारी सहायता प्रदान की। तुर्की शासन की स्थापना ने मुद्रा अर्थव्यवस्था के पतन में पर्याप्त संकेत प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस काल में सिक्कों की विशेष रूप से चांदी के सिक्कों की पर्याप्त कमी दिखती है। परंतु तुर्की शासन की स्थापना के पश्चात बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए। इल्तुतमिश ने मानक चांदी तथा तांबे के सिक्के जारी किए किए तथा उन पर टकसालों के नामों को अंकित करने की प्रथा चलाई है। मुद्रा अर्थव्यवस्था के उदय में आंतरिक तथा बाह्य वाणिज्य व्यापार को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हिंदू समाज का मुस्लिम सामाजिक जीवन पर प्रभाव